एक सामान्य रूप में जब हम किसी संख्या का विभाजन करते हैं तब हमें शेषफल मिलता है और वह शेषफल कभी शून्य होता है तो कभी कोई संख्या। जैसे कि अगर हम 8 को 4 से भाग दें तो हमें शेषफल 0 मिलता है, वहीं अगर 10 को 4 से भाग दें तो शेषफल 2 मिलता है। इस प्रक्रिया को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, 8 बराबर 4 गुणे 2 धन 0 और 10 बराबर 4 गुणे 2 धन 2, और कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है तो उसे उस संख्या का गुणनखंड यानी फैक्टर कहते हैं। जैसे कि यहाँ 4 8 का गुणनखंड है। हम बहुपदों के साथ भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि किसी बहुपद को एक रैखिक बहुपद से कैसे विभाजित किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद 3 गुणे x का वर्ग ऋण 7 ऋण 5x को x धन 1 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले बहुपद को अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यानी चर की उच्चतम घात से शुरू करते हुए अचर तक। अब इसे भाग विधि से हल करना शुरू करेंगे। दूसरे चरण में हम केवल भाजक के पहले पद और भाज्य के पहले पद पर ध्यान देंगे। यहाँ भाज्य का पहला पद है 3 गुणे x का वर्ग और भाजक का पहला पद है x। अब 3 गुणे x का वर्ग को x से भाग देंगे तो मिलेगा 3x। बस यही चीज हमें हर बार ध्यान देनी होगी। अब भागफल की जगह रखेंगे 3x और 3x का गुणा भाजक के सभी पदों के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा धन 3x का वर्ग धन 3x, जिसे यहाँ लिखकर घटाएंगे जैसा हम संख्याओं के साथ करते हैं, और घटाने पर पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ हमें मिलेगा ऋण 8x। अब बचे हुए पदों को नीचे ले लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम संख्याएं लेते हैं। अब दोस्तों बताइए क्या करना है। अब हम ध्यान देंगे x और ऋण 8x की ओर। दोस्तों, हम कभी कभी चिन्ह पर ध्यान नहीं देते हैं, कृपया चिन्ह से ध्यान न हटाएं। अब देखते हैं कि ऋण 8x को x से भाग देने पर क्या मिलता है। वह संख्या है ऋण 8। तो चलिए भागफल की जगह लिखते हैं ऋण 8 और इसका गुणा भाजक के सभी पदों से करेंगे तो हमें मिलेगा ऋण 8x ऋण 8, जिसे घटाने पर मिलेगा शेषफल 1। और अब हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, 3x का वर्ग ऋण 5x ऋण 7 बराबर x धन 1 गुणे 3x ऋण 8 धन 1। दोस्तों, विभाजन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हमें बचे हुए पद यानी शेषफल के चर की उच्चतम घात भाजक से कम नहीं मिलती। यानी अगर हम रैखिक बहुपद से भाग दे रहे हैं तो शेषफल अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिलना चाहिए, या कह लें कोई संख्या या शून्य। अब हम एक काम करते हैं, इस बहुपद में p ऑफ ऋण 1 का मान निकालते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। हमें मिला 1, जो है शेषफल जो हमें भाग विधि से मिला था। और कहां से मिला ऋण 1 जो हमने बहुपद में रखा, वह मिला भाजक से, और यही है शेषफल प्रमेय। तो दोस्तों, मान लीजिए p ऑफ x 1 या 1 से अधिक घात वाला एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या। यदि p ऑफ x को रैखिक बहुपद x ऋण a से भाग दिया जाए तो शेषफल p ऑफ a होता है। इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। बहुपद x का वर्ग ऋण 3x धन 2 को x ऋण 2 से भाग दे तो शेषफल मिलता है 0। अब भाजक को 0 से बराबर करने पर मिलता है 2 और p ऑफ 2 मिलेगा 0, यानी 2 इस बहुपद का शून्यक है। बहुपद 8x घाते 3 धन 2x का वर्ग ऋण 5x ऋण 7 को एक घातीय बहुपद 2x ऋण पाई से भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले यह देखना है कि दिया गया बहुपद अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। जी हाँ, यह बहुपद अवरोही क्रम में है। अब इसे भाग के रूप में लिख लेंगे। लिखते समय ध्यान पूर्वक रैखिक बहुपद को भाजक यानी डिवाइजर और अधिक घात वाले बहुपद को भाज्य यानी डिविडेंड के स्थान पर ही लिखें। दोस्तों, पाए देखकर घबराएं नहीं, हमें बस पिछले वीडियो में दिखाए गए चरणों का पालन करना है। अब भाग देना शुरू करेंगे। हमारा पूरा ध्यान होगा दोनों बहुपदों के पहले पद पर। 8x घाते 3 को 2x से भाग देंगे, हमें मिलेगा 4x का वर्ग, जिसे अब हम लिखेंगे भागफल यानी कोशेंट के स्थान पर। और अब इसे रैखिक बहुपद से गुणा करके भाज्य से घटाएंगे। घटने पर 8x घाते 3 ऋण 8x घाते 3 हो जाएगा 0 और 2x का वर्ग धन 4 पाई x का वर्ग जुड़कर हो जाएंगे 2x का वर्ग धन 4 पाई x का वर्ग।
जिसे हम 2x का वर्ग कॉमन लेकर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोष्टक में 1 धन 2 पाई गुणे 2x का वर्ग। इसके साथ ही भाज्य के बाकी पदों को उनके चिन्ह के साथ नीचे ले लेंगे। अब पुनः 1 धन 2 पाई गुणे 2x का वर्ग को 2x से भाग दीजिए, देखिए कितना मिलता है। हमें मिलेगा 1 धन 2 पाई गुणे x, जिसे हम भागफल की जगह लिखेंगे और भाजक से गुणा करेंगे। तो जब 1 धन 2 पाई गुणे x का 2x से गुणा होगा तो हमें मिलेगा 1 धन 2 पाई 2x का वर्ग, और 1 धन 2 पाई गुणे x का ऋण पाई से गुणा होने पर मिलेगा ऋण कोष्टक में पाई धन 2 पाई का वर्ग गुणे x। दोस्तों, घटाते समय पहला पद तो घटकर शून्य होगा, लेकिन दूसरे पद के सरलीकरण के लिए थोड़ा समय देना होगा। ऋण 5x और कोष्टक में पाई धन 2 पाई का वर्ग गुणे x में x कॉमन लेंगे, बाकी सभी चीजें कोष्टक में लिखेंगे, जो होगा पाई धन 2 पाई का वर्ग ऋण 5 गुणे x। साथ में बचा है ऋण 7, उसे भी हम नीचे उतार लेंगे। यही प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक हमें शेषफल अचर या शून्य नहीं मिलता। पाई धन 2 पाई का वर्ग ऋण 5 गुणे x को 2x से भाग दीजिए, मिलेगा पाई धन 2 पाई का वर्ग ऋण 5 बटे 2। इसे हम भागफल में लिख लेंगे और रैखिक बहुपद से गुणा करके घटाएंगे। गुणा करते ही पहला पद मिल जाएगा, क्योंकि उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह सब किया है। और ऋण पाई से गुणा करने पर मिलेगा ऋण कोष्टक में पाई का वर्ग धन 2 पाई घाते 3 ऋण 5 पाई बटे 2। घटाने पर चिन्ह बदलेगा और शेषफल के रूप में ऋण 7 पाई का वर्ग धन 2 पाई घाते 3 ऋण 5 पाई बटे 2 मिलकर बनेगा पाई का वर्ग धन 2 पाई घाते 3 ऋण 5 पाई बटे 2 ऋण 7। दोस्तों, मिले हुए शेषफल में x उपस्थित नहीं है, यानी यह पूरा पद अचर है, और इसके साथ हम भाग समाप्त करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यह शेषफल है। यह है इसका उत्तर भाग विधि से। चलिए उत्तर शेषफल प्रमेय से देख लेते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए p ऑफ x एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या। यदि p ऑफ x को रैखिक बहुपद x ऋण a से भाग दिया जाए तो शेषफल p ऑफ a होता है। अगर हम इससे अपने उदाहरण से तुलना करें तो रैखिक बहुपद x ऋण पाई बटे 2, जिससे हमने अपने बहुपद p ऑफ x को विभाजित किया और शेषफल मिला p ऑफ पाई बटे 2 बराबर पाई का वर्ग धन 2 पाई का घन ऋण 5 पाई बटे 2 ऋण 7। अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। बताइए कि क्या दिया गया रैखिक बहुपद x ऋण 1 बटे 3 इस बहुपद का गुणनखंड है। यहाँ आप क्या करेंगे, बहुपद के पूर्णतः विभाजन से जब शेषफल शून्य मिले तब उस भाजक को हम बहुपद का गुणनखंड कहते हैं, यानी फैक्टर। क्या हम बिना भाग विधि से हल किए पता कर सकते हैं कि शेषफल कितना है? जी हाँ, रैखिक बहुपद को शून्य से बराबर करके x के मिले हुए मान को इस बहुपद में रखकर भी शेषफल पता कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। x ऋण 1 बटे 3 बराबर 0, तो हमें मिलेगा इस समीकरण का मूल x बराबर 1 बटे 3। और अब p ऑफ 1 बटे 3 निकालेंगे। हमें p ऑफ 1 बटे 3 मिला 0। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब x ऋण 1 बटे 3 इस बहुपद का गुणनखंड यानी फैक्टर है। और दोस्तों, इसी तो गुणनखंड प्रमेय कहता है कि यदि p ऑफ a शेषफल शून्य देता है, मतलब अगर x ऋण a p ऑफ x को पूर्णतः विभाजित करता है तो x ऋण a p ऑफ x का गुणनखंड है, और अगर x ऋण a p ऑफ x का गुणनखंड है तो p ऑफ a शून्य होगा। इसी प्रमेय से संबंधित एक उदाहरण देख लेते हैं। जांचिए कि x धन 3 बहुपद 2x का वर्ग धन 7x धन 3 का गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि x धन 3 इस बहुपद 2x का वर्ग धन 7x धन 3 का गुणनखंड है तो p ऑफ ऋण 3, जहां ऋण 3 हमें x धन 3 बराबर 0 करके प्राप्त हुआ है, वह होना चाहिए 0। यानी अगर बहुपद को हम इस प्रकार लिखें तो हमें जांचना है कि p ऑफ ऋण 3 0 है या नहीं। तो चलिए जांच लेते हैं। अब हम कह सकते हैं कि x धन 3 गुणनखंड प्रमेय के अनुसार इस बहुपद का गुणनखंड है। दोस्तों, क्या इस बहुपद के और भी गुणनखंड हो सकते हैं? जी हाँ, किसी भी बहुपद के गुणनखंडों की संख्या बहुपद के चर की उच्चतम घात पर निर्भर करती है। जैसे कि द्विघाती बहुपद के 2 रैखिक गुणनखंड होंगे, त्रिघाती बहुपद के 3 इत्यादि।
तो अब हम चर्चा करेंगे कि एक बहुपद के सभी गुणनखंड कैसे प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमारे पास दो विधियां हैं। एक है गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम, और दूसरी है मध्य पद को विभक्त करने की विधि यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मान लीजिए कि हमें एक द्विघाती बहुपद 2x का वर्ग धन 7x धन 3 दिया हुआ है, जिसका हम गुणनखंड विधि और मध्य पद को विभक्त करने की विधि से गुणनखंड प्राप्त करेंगे। सबसे पहले लेते हैं गुणनखंड विधि। बहुपद है 2x का वर्ग धन 7x धन 3। इस विधि से हल करने के लिए x घाते 2 का गुणक 1 करेंगे, तो हम इसमें से 2 कॉमन लेकर इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में x का वर्ग धन 7/2x धन 3/2। अब अगर हम x का वर्ग धन 7/2x धन 3/2 को p ऑफ x के बराबर लिखें तो यह हो जाएगा 2 गुणे p ऑफ x। और मान लीजिए कि अगर a और b इसके दो शून्यक हैं तो इस बहुपद को गुणनखंड के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे p ऑफ x बराबर 2 गुणे x ऋण a गुणे x ऋण b। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अचर पद होगा ab, यानी इस बहुपद के लिए ab 3/2 है। तो हम दो संख्याएं a और b ऐसी ढूंढेंगे जिसका गुणनफल 3/2 है। सबसे पहले धन ऋण 1 और खुद वही संख्या धन ऋण 3/2 वह गुणनखंड है। साथ ही 3/2 को 3 गुणे 1/2 लिख सकते हैं, यानी धन ऋण 3 और धन ऋण 1/2 भी गुणनखंड होंगे। इस प्रकार a और b के कुछ संभव मान यह हो सकते हैं, धन ऋण 1 धन ऋण 1/2, धन ऋण 3 और धन ऋण 3/2। अब हम बहुपद में यह सभी मान रखकर देखेंगे कि किस मान पर बहुपद शून्य होगा। p ऑफ ऋण 1/2 होगा 0 और p ऑफ ऋण 3 होगा 0। हमें a और b के मान मिले। अब इन्हें हम बहुपद के गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, x धन 1/2 और x धन 3। और आखिर में हमें इस बहुपद के दो गुणनखंड मिले, क्योंकि यह एक द्विघाती बहुपद है। अब इसी बहुपद को मध्य पद को विभक्त करने की विधि से हल करते हैं और देखते हैं कि यही गुणनखंड मिलते हैं या नहीं। दोस्तों, यह विधि हम अपनी पिछली कक्षा में द्विघात समीकरण के संदर्भ में सीख चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ हम x घाते 2 के गुणक 2 और अचर 3 का गुणा करके 6 प्राप्त करेंगे और फिर दो ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे जिसका गुणनफल 6 और योगफल मध्य पद का गुणक यानी 7। वह दो संख्याएं हैं 6 और 1, जिनका आपस में गुणनफल 6 होता है और योगफल 7। अब हम मध्य पद को विभक्त करके इस प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों ही परिस्थिति में हमें वही गुणनखंड मिले। दिए गए बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों, बताइए यहाँ आप किस विधि का इस्तेमाल करेंगे? क्या हम मध्य पद को विभक्त करने की विधि से शुरू कर सकते हैं? दोस्तों, यह एक त्रिघाती बहुपद है और मध्य पद को विभक्त करने की विधि हम द्विघाती बहुपद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम इस बहुपद को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। सबसे पहला चरण है x घाते 3 के गुणक को 1 करके अचर पद के गुणनखंड निकालना। यहाँ x घाते 3 का गुणक 1 ही है, मतलब हमें ऋण 50 के गुणनखंड निकालने हैं और यह काफी आसान है। हमें बस उन संख्याओं की सूची बनानी है जिससे ऋण 50 पूर्णतः विभाजित होता है और उसके कुछ संभव मान यह हो सकते हैं। और अब आते हैं दूसरे चरण पर। हम एक एक करके इन संख्याओं को उनके चिन्हों के साथ बहुपद में रखेंगे और देखेंगे कि किस संख्या पर बहुपद शून्य होता है। तो p ऑफ 1 हुआ 0, p ऑफ ऋण 1 हुआ ऋण 72, p ऑफ 2 हुआ 84, p ऑफ ऋण 2 बराबर ऋण 72, p ऑफ 5 600, p ऑफ ऋण 5 0, p ऑफ 10 2700 और p ऑफ ऋण 10 0। यहाँ x के 3 मान के लिए हमें 3 जगह शून्य मिले और चूंकि यह एक त्रिघाती बहुपद है तो इससे अधिक शून्यक होंगे भी नहीं। और अब हम इस बहुपद को गुणनखंड के रूप में दर्शा सकते हैं, p ऑफ x बराबर x ऋण 1 गुणे x धन 5 गुणे x धन 10। बहुपद के अध्ययन में हम सर्व समीकरण का इस्तेमाल क्यों करते हैं?
यह सर्व समीकाएं बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड तथा गुणनफल प्राप्त करने में मदद करती हैं। उपयुक्त सर्व समीकाओं का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इन 8 सर्व समीकाओं को देखकर बता सकते हैं कि किसका इस्तेमाल करके हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं? यह पता करने के लिए हमें देखना होगा कि यह प्रश्न किस सर्व समीका से मिलता जुलता है, जिसमें दो पदों के बीच में एक बार धन और एक बार ऋण का चिन्ह है, और वह है सर्व समीका 3। x का वर्ग ऋण y का वर्ग बराबर x धन y गुणे x ऋण y, यानी 2x धन 1/2 गुणे 2x ऋण 1/2 बराबर है 2x का वर्ग ऋण 1/2 के वर्ग के, जिसे हल करने पर मिलेगा 4x का वर्ग ऋण 1/4। चलिए अब इसी तरह दूसरे उप प्रश्न का हल ढूंढते हैं। सभी सर्व समीकाएं दो पदों के जोड़ या घटने से संबंधित हैं। अगर हम इसे 100 धन 7 गुणे 100 धन 5 के रूप में लिखें तो यह सर्व समीका 4 जैसा दिखेगा। x धन a गुणे x धन b, जो बराबर है x का वर्ग धन a धन b गुणे x धन a b के, जहां x है 100 और a तथा b क्रमशः 7 और 5 हैं। तो 107 गुणे 105 होगा 100 का वर्ग धन 7 धन 5 गुणे 100 धन 7 गुणे 5, जो होगा 10,000 धन 1200 धन 35, यानी कुल मिलाकर 11,235। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपयुक्त सर्व समीकाओं का प्रयोग करके 9x का वर्ग ऋण 6x धन 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बताइए यह किस सर्व समीका जैसा दिखता है? ऐसी परिस्थिति में केवल चर पर ध्यान दें, यानी x का वर्ग ऋण x धन खाली स्थान। क्या यह सर्व समीका 2 जैसा नहीं दिख रहा है? अगर हम इसे इस प्रकार लिखें तो 3x का वर्ग ऋण 2 गुणे 3x धन 1 का वर्ग, जो बराबर होगा 3x ऋण 1 के वर्ग के। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला प्रश्न। उपयुक्त सर्व समीकाओं का प्रयोग कर 2/3y ऋण 1 घाते 3 का प्रसार कीजिए। यहाँ पर हमें सीधे सीधे सर्व समीका का प्रयोग करना है, जहाँ x है 2/3y और y है 1। आप वीडियो पॉज करके इसे खुद हल करने का प्रयास करें। इसका हल कुछ इस प्रकार होगा। अब है 1/2a ऋण 1/3b धन c के वर्ग को प्रसारित रूप में लिखें। यहाँ पर हम कौन सी सर्व समीका का उपयोग करेंगे? जी हाँ, सर्व समीका 5। यहाँ x है 1/2a, y है ऋण 1/3b और z है c। यह काफी आसान है, आप इसे खुद हल करें और देखें कि आपको सही उत्तर मिल रहा है या नहीं। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। x का वर्ग धन 4y का वर्ग धन 9z का वर्ग ऋण 4xy धन 12yz ऋण 6xz, इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से केवल चर की ओर तथा सभी सर्व समीकाओं की ओर देखेंगे और पता करेंगे कि यह किस सर्व समीका से मिलता है। अगर इसी व्यंजक को केवल x, y और z के रूप में लिखें तो यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। और अब इसे हम सर्व समीका 5 के रूप में लिखेंगे। अब यह होगा जिसे हम गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिखेंगे। और अब लेते हैं इस सत्र का आखिरी प्रश्न। इस आयत का क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार है। 32x का वर्ग धन 6x ऋण 5। इसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल की जगह एक द्विघाती बहुपद है, जिसके हमें गुणनखंड प्राप्त करके लंबाई और चौड़ाई की जगह लिखना है। अर्थात हमें इस बहुपद का गुणनखंड प्राप्त करना है। 32x का वर्ग धन 6x ऋण 5, इसे हम मध्य पद को विभक्त करने की विधि यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म द्वारा हल करेंगे। तो 32 गुणे ऋण 5 होगा ऋण 160। अब ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल ऋण 160 हो
और योगफल 6, वह है 16 और ऋण 10। अब इसे ऐसे लिख लेते हैं, 2x धन 1 और 16x ऋण 5 इस आयत की लंबाई और चौड़ाई के संभव व्यंजक हैं। उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके 98 घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। आपने ऐसे प्रश्न तो देखे होंगे, आप इसे कैसे हल करेंगे? अक्सर ऐसे प्रश्नों में हम इसे इस रूप में लिखते हैं, 100 ऋण 2 घाते 3। क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 धन 8 घाते 3? जी हाँ, जब हम इसे ऐसे लिखते हैं 100 ऋण 2 घाते 3, तब सर्व समीकरण x ऋण y घाते 3 का इस्तेमाल होता है और 90 धन 8 घाते 3 लिखने पर हमें x धन y घाते 3 इस सर्व समीकरण का इस्तेमाल करना होगा। अब वीडियो पॉज करके इसे खुद हल करने का प्रयास करें। दोनों ही प्रकार से हमें वही उत्तर मिलेगा, बस फर्क इतना है कि संख्या 100 का इस्तेमाल करने से गुणा, वर्ग या घन करना थोड़ा आसान हो जाता है।